बढ़िया बात कही है। देखो, इस बात पर पीड़ा है, वेदना है और बड़ा दुख व्यतीत होता है कि जैसे अभी आपका और मेरा संवाद इसलिए हिंदी में हो रहा है कि आप तो भारत के या दुनिया के सारे लोगों को सुनाना चाहते हैं कि जरूरी नहीं वो है जो मारवाड़ी भाषा मुझे, मगर इससे मारवाड़ी भाषा के प्रति अपनापन कम नहीं होता। मेरा तो वैसा का वैसा है। मैं आपको बता दूं, व्यक्ति और व्यक्तित्व, व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व महान दिशा की ओर लेके जाता है। जब कोई व्यक्तित्व में निखार लाता है तो मान के चलिए समाज और देश के अंदर बदलाव की एक बहार बहती है। और यही हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस बात कड़ी में हम आपको एक ऐसे लेखक और ऐसे समाज सेवी व्यक्ति से मिलवाते हैं जो सूरत शहर के अंदर अपनी एक प्रतिष्ठा के साथ जीने वाला और एक ऐसे संस्कारों के और शिक्षा के साथ जुड़ के लोगों के साथ संस्कारों और शिक्षाओं का संस्कृति का निर्माण करने वाला व्यक्ति गणपत जी बंसाली, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और सूरत आप कब आए थे? ऐसा है कि राजस्थान का एक मरुस्थल इलाका है जिसे हम मरुधर भी कहते हैं, और जहाँ पानी की नितांत कमी है, बाड़मेर जिला जो सीमावर्ती इलाका कहलाता है पाकिस्तान बॉर्डर के पास में, उस जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है जसोल, जो रानी भटियाण जी की मंदिर के कारण से और पॉपुलर सिटी के रूप में और नाकोड़ा जी जैन मंदिर के पास होने के कारण से बहुत ही प्रसिद्ध है। सूरत आगमन कब हुआ आपका? मैं देखिए सूरत 1997 में आया। इससे पहले मैं मालेगांव महाराष्ट्र में रहता था और यहाँ के जो हमारा एक टेक्सटाइल का कारोबार है उस टेक्सटाइल की एजेंसी से जुड़ गया था। उसके साथ ही आप अध्ययन के अंदर भी काफ़ी लाइटिंग वगैरह भी करते हैं, तो ये सब बिजनेस के साथ कैसे आपका शौक चढ़ा, क्योंकि आप काफ़ी जो मीडिया संस्था उनसे भी जुड़े हुए हैं? ऐसा है कि मेरा इस मामले में शुरुआत जो है 1975 में हुई थी। मैं जब बालोतरा जसोल में रहता था तो 1975 में राजस्थान पत्रिका जयपुर के संस्करण का मैं बालोतरा का संवाददाता था। तो वहाँ से पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई तो फिर मैं थोड़ा लिखने लग गया और फिर मेरा ये शौक़ आगे बढ़ता गया और फिर मंचों पे जो कवि सम्मेलन होते थे उसके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ गया। मैं आपको लगा, आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ कि 1975 से 1970 से लगाकर 1980 के दौर में मेरा टूर रहा। जसोल में मेरा एक डाइंग बिजनेस था। उस हिसाब से मैंने 10-12 स्टेट है जो जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और कई ऐसे हैं, बंगाल है और ख़ास करके दक्षिण भारतीय तो तमिलनाडु है, तेलंगाना है, और तेलंगाना बाद में बना, पहले आंध्रा था। तो इन प्रदेशों में मैं कपड़े की सेल्समैनशिप के लिए जाता था और 1980 के बाद में मुझे कवि सम्मेलनों के प्रति एक शौक़ जगा। लेकिन कहते हैं कि आपने काफ़ी यहाँ पे भी काफ़ी संस्थाओं से जुड़े, काफ़ी आपने कवि सम्मेलन भी करवाए और एक आपके ऊपर कहते हैं भी आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया कवि सम्मेलनों का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही सुना है। दरअसल में जब 1997 में मैं यहाँ आया था तो उसी दौर में एक हमारी है जो राजस्थान जैन सेवा समिति बनी हुई है, तो उनके बैनर तले एक कवि सम्मेलन हुआ था, वो भव्य हुआ था। और उसके बाद में सूरत में जैसे जैसे लोगों को पता पड़ा कि कोई एक ऐसे सूत्रधार है जो निस्वार्थ रूप से और गैर व्यावसायिक रूप से, दरअसल में क्या रहता है कि इस तमाम वो इवेंट होते हैं उसमें व्यवसायवाद का बोलबाला और होता ही है, ये होना ही चाहिए मतलब। मगर मैंने एक शुरू से एक अलग दिशा अपना दी थी कि भाई मुझे जो करना है वो नॉन प्रोफेशनल रूप से। नॉन प्रोफेशनल का मतलब ये है कि मान लो फलां संगठन को एक कवि सम्मेलन करवाना है और मुझे कवियों को जुटाना है तो मैं कवियों से संपर्क करता और उनको है जो मतलब मैंने कवियों की टीम बना के दे देता। उसमें होता है क्या है कि वरना 1 लाख रुपए का अगर बिल होता है तो 25-30 हज़ार रुपया है जो मतलब बीच में जो एक सूत्रधार होता है वो लेता है और लेता है, व्यवहारिक है, वो तो हर एक को लेना चाहिए। मगर मैंने एक अलग दिशा अपनाई कि मेरे वो निस्वार्थ रूप से एक पैसा भी मुझे लेना नहीं है और टेलीफोन का बिल तक भी नहीं लेना है, तो मैंने एक विधा अपनाई थी ये बस। तो आपने काफ़ी लोगों के रोजगार पर समस्या कर दी? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा है कि अगर मान लो रोजगार की कहीं किसी को समस्या भी हुई होगी, मगर मैं उन लोगों के लिए एक लाभान्वित का माध्यम बना कि जो लोग ऑलरेडी गौ सेवा के लिए कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, जो लोग हैं जो समाज सेवा के लिए कवि सम्मेलन करा रहे हैं, जो लोग हैं जो कोरोना काल में आप समझ लो ऑक्सीजन मशीनें जुटाने के लिए कार्य में, तो मैं मानता हूँ किसी के रोजगार पर चोट लग भी गई होगी, मगर कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने समाज संगठन उसके द्वारा हजारों लाखों लोगों को है जो आप समझ लो रोजी रोटी बोले तो 2 जून का राशन भोजन है जो निःशुल्क मिलने लगा। कोरोना काल में बहुत सेवा हुई इसके द्वारा। इसके साथ ही हमने ये भी जैसे सुना है कि आपने काफ़ी मीडिया संस्थाओं का भी पैर यहाँ पे जमाने में काफ़ी मदद की है। देखिए ऐसा है कि मैं जब 1997 में यहाँ पे आया तो 2002 में मैं राजस्थान पत्रिका से जुड़ा,
2003 में मार्केटिंग इंचार्ज के रूप में राजस्थान पत्रिका के सूरत संस्करण का मैं मार्केटिंग इंचार्ज बना। उससे पहले मैं सवेरा इंडिया और कई पेपरों में, और मैं आपको बता दूं मैं टेक्सटाइल पत्रकारिता के लिए पूरे भारत में जाना जाता हूं। शुरुआत में मेरी आदत है व्यापार, जो हिंदी भाषी अखबार है, 83 साल पुराना, जन्मभूमि प्रकाशन जो मुंबई से आता है, और उसका एक हिंदी व्यापार आता था। उसमें मेरे टेक्सटाइल की कॉलम आते थे, फिर टेक्सटाइल वर्ल्ड में मैंने लिखा, फिर अभी टेक्सटाइल मिरर में लिखता हूँ, यार्न लाइव में लिखा, पहले टेक्सटाइल संदेश में लिखा, मैंने इंडियन एक्सप्रेस का जो जनसत्ता पेपर आता है उसमें लिखा, एक सवेरे इंडिया का मैं एडिटर रहा। और जब आपने ये बात की तो मैं इसके जुड़ी हुई बात एक और भी कहता हूँ कि लेखनी मेरी अलग विधा की भी थी, टेक्सटाइल क्षेत्र में थी। व्यक्तित्व विशेष में मेरे आर्टिकल कोरोना काल में करीबन 50 आर्टिकल आए, जिन संगठनों ने बहुत बड़े पैमाने पे सेवा कार्य की है उन व्यक्तियों पे और उन संगठनों पे मैंने लिखा। मगर एक बात इसी से जुड़ी और बता देता हूँ लगे हाथ, जो आप पूछना भी चाहते हैं। पुस्तकों का प्रकाशन हमने किया। हमारा एक GRP मीडिया, जी माने गणपत, आर माने राजेश, पी माने पंकज, GRP मीडिया प्रकाशन एक ग्रुप बनाया हमने। तो पहली पुस्तक हमने अन्ना हजारे जी भी लिखी, मैं भी अन्ना तुम भी अन्ना। दूसरी पुस्तक हमने जो मतलब मेरे 2012 में नरेंद्र मोदी पे विकासपूर्ण नरेंद्र मोदी और आगे बढ़ता गुजरात, वो CM थे। फिर CM से वो PM हुए तो CM to PM। फिर हमें लगा कि नहीं, ये 2019 में उन्होंने और उपलब्धियां हासिल की, तो नव भारत के नव निर्माता नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा हमारा एक स्मिथ लापिंग क्लब है, उनके द्वारा जो संकलन बुक हमने, हास्यम, मुस्कान बांटते चलो, खुशियों का खजाना, और फिर एक तरह से सुबचन राम जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनके व्यक्तित्व पर हमने हमारे सुबचन राम। फिर मैंने जो आप करुणा का एडिशन, काफ़ी ये प्रकाशन की भी दिया है। लेकिन एक व्यवसायी व्यक्ति और लेखक, इसमें काफ़ी अंतर होता है कि व्यवसाय के अंदर क्या है, हर आदमी प्रोफेशनली होता है, जिसको हर चीज़ को वो पैसे से कहते हैं ना तोड़ना होता है। और लेखन क्षेत्र है वो भी थोड़ा अलग डिफरेंट हो गया, जिसमें सिर्फ सेवा होती है। तीसरी चीज़ आपने बताई भाई हम नॉन प्रॉफिट काम करते हैं, भाई आर्टिस्टों को बुलाते हैं यहाँ पे, काम कभी सम्मेलन वगैरह कराते हैं। चौथी चीज़ आपने बताया कि भाई हम मार्केटिंग हेड थे, तो वहाँ पे भी आपका पैसे का ही काम होता है, सारा एडवर्टाइजमेंट लाओ, वो करो वो करो। तो इन अलग अलग किरदार में आपने कैसे अपने आप को डाला? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दुधारू धार जैसी है, मतलब इन्हें आप समझ लो कि एक मतलब तलवार पे चलने जैसा है कि बैलेंस कैसे बनाए। आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपने लक्ष्य ठान रखा है ना तो उस पर चल पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जब 1997 में आया तो 2002 तक मैं टेक्सटाइल में मेरी इन्वॉल्वमेंट है बहुत साधारण, मेरे बच्चे संभालते थे, मैं ऊपरी ऊपरी देखता था। मगर 2002 के बाद मैं बिल्कुल व्यापार से मुक्त हो गया और 2002 से लगाकर 2010 तक मैं राजस्थान पत्रिका में रहा। तो ये जहाँ राजस्थान पत्रिका मार्केटिंग इंचार्ज के रूप में मैं बतौर मुझे जो तनख्वाह मिलती थी वो मैं लेता ही था, और मार्केटिंग में मुझे हेड के नाते जो हेड मुझे नहीं मांगनी पड़ती, हेड जनरेट कराने के तरीके ढूंढता था। मेरे जो अधीन जो कर्मचारी थे उनको मैं कहता था कि भाई फलां जगह से हेड लाओ, और पत्रिका एक ब्रांड था, उनको ये मिल जाता था। मगर अब इसी में नॉन कॉमर्शियल भूमिका ये रही कि जब कवि सम्मेलनों के प्रति मेरे मन में विचार इसलिए आया कि मुझे इसमें पैसा नहीं इसलिए नहीं लेना चाहिए, जिसमें 90% कवि सम्मेलन मैं उन लोगों के लिए करवाता हूँ जो समाज को लाभान्वित करते हैं, जैसे धर्मशाला चलाते हैं, गौशालाएँ चलाते हैं, कोई है जो आप समझ लो बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, ऐसी योजनाओं के लिए वो कवि सम्मेलन आयोजित करते थे, तो मैं उसमें हेतु बनता था। लेकिन जहाँ तक हम बात करें आपके एजुकेशन की, क्योंकि लेखक कार्य जब आप इसमें इतने दक्ष हैं, काफ़ी रचनाएं आप यहाँ पे प्रकाशित कर रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ पे हुई और कितनी हुई? देखिए, मैं राजस्थान के जसोल जिला बाड़मेर में पढ़ा, राजकीय NS और विद्यालय तक मैंने अध्ययन किया, और पढ़ाई के नाम पे तो मैं आपको बताऊं मैं 8वीं फेल हूँ। और उसके बाद में जब मैं ट्रैवलिंग में रहा 12 स्टेट में, जब मैं कपड़ा बेचने गया तो जहाँ जहाँ अवकाश मिलता था, जहाँ बस स्टैंड पे कोई अखबार मिलते थे, मैगजीन मिलते थे, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि भारत में हिंदी का कोई ऐसा अखबार नहीं कि जो मैंने नहीं पढ़ा। मैं जिस प्रदेश से जो ट्रेन जिस रूट से गुजरती, जैसे मैं आपको बता दूं कि भास्कर का एडिशन मैंने मध्य प्रदेश एडिशन खरीदा, अगर वो आगे जाके उत्तर प्रदेश का एडिशन आता तो वो भी खरीदता। और उस ज़माने में आज अखबार आता था, इसके अलावा जो आप समझ लो प्रभात खबर आती थी, इसके अलावा अनेकों अखबार है। महाराष्ट्र में जब मैं मराठी अखबार पढ़ लेता था तो तमाम, और मैं मालेगांव महाराष्ट्र में रहा हूँ तो वहाँ मराठी से नाता रहा है, तो मैं वहाँ के देशदूत, गांव करी सारे अखबार पढ़ता था। और आपको बता दूँ
मेरी ऐसी भी स्थिति रही, मैं दक्षिण भारत में जब जाता था तो मुझे हिंदी पत्रिकाओं की बहुत ललक रहती थी। इसके लिए मैं 20 रुपये रिक्शे का खर्च करके रेलवे स्टेशन जाता था, वहाँ व्हीलर का बुक स्टॉल रहता था, वहाँ तमाम जो पुस्तकें मिलती थी। मैं आपको बता दूँ, सरिता, मुक्ता, गरे सुबह, माधुरी, दिनमान, कोई हिंदी की ऐसी मैगजीन नहीं। मैं आपको बताऊं, बच्चों की मधुर मुस्कान तक मैंने जो पढ़ी, आप चंदा मामा तक मैंने पढ़ी और मेरे बच्चों को पढ़ा है। तो पढ़ने के प्रति ललक रहा। तो जो मेरी एक पढ़ाई की मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, वो मुझे उसकी कमी पूर्ति हो गई। लेकिन कमी पूर्ति के अंदर कहते हैं भाई एक डिग्री धारक व्यक्ति होता है और एक उस दिशा के अंदर जब चलता है तो उसमें अंतर काफ़ी आ जाता है। तो आपने जो चीज़ें सीखी है वो प्रोफेशनली सीखी है, और एक होता है डिग्री लेना है, वो प्रैक्टिकली होता है। तो उसमें क्या अंतर है? आपको लगता है कि उस समय जो एजुकेशन आपने प्राप्त नहीं की उसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। पढ़ाई का अपना महत्व है। डिग्री धारी जो है वो एक सर्वोच्च पद पे पहुंचता है, वही आईएएस बन सकता है, वो आईपीएस, आईआरएस और भी कोई अधिकारी बन सकता है। मगर मैं एक दूसरी बात करता हूँ, क्या तुलसीदास जी ने कोई पीएचडी की थी? क्या आचार्य श्री तुलसी ने कहीं पीएचडी की थी? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहीं पीएचडी, और आचार्य श्री श्रमण जी ने, और मैं आपको हजारों संत ऐसे बताऊं जो आज हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने कई डिग्रियाँ नहीं की है, आज उन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे में वो गुण है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब आपने लक्ष्य ठान रखा है, डिग्रियाँ एक व्यवस्था है, बिल्कुल निश्चित रूप से। ऐसी इस दुनिया में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे गोविंद भाई ढोलकिया है, HRK के ग्रुप के हैं, सब्जी भाई ढोलकिया है, जिनको पद्मश्री मिला है। आप अगर उन्होंने पढ़ाई, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया कि मैं पढ़ाई में तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, मगर आज हजारों व्यक्तियों को वो रोज़गार देते हैं। और MBA के स्टूडेंट उनको है जो मोटिवेशनल कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं। तो कहीं मुझे इसका एहसास नहीं। कोई रीजन पढ़ाई नहीं होने का नहीं, रीज़न ऐसा है कि एक्चुअली एक वो काल था कि उस दौर में कोई भी माँ बाप ये चाहता कि मेरा बच्चा जल्दी कमाऊ हो, और ये तो बच्चे की इच्छा पे निर्भर रहता था कि मैं आगे पढ़ूं या धंधे में करूं। तो जब मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो कहीं न कहीं मैं रोज़गार, तो मैं 8वीं फेल होते ही एक रेडीमेड कपड़े भी मैंने एक नौकरी की, और 2 साल नौकरी की करने के बाद में मुझे में आत्मविश्वास आ गया कि मैं एक दुकान कर सकता हूं। तो फिर मैंने बालोतरा के सदर बाज़ार में जसराज गणपत लाल जैन के नाम से रेडीमेड कपड़े की दुकान प्रारंभ की। वो बिज़नेस आगे बढ़ता गया। फिर मैं थोड़ा M महिंद्रा मिलमाविर चंद्रमेंद्र कुमार द्वारा जो इंडिया भर में जो माल बेचने गया, फिर न्यू इंडिया के द्वारा मैं आगे माल बेचने गया। ये कपड़े का 35 साल का सफ़र है करीबन ऐसा। तो ये जो रुचि आपके अंदर जो कह सकते हैं भाई एक आइडियल किसी को मान के आपके अंदर ये रुचि जाकर तो लेखन का, या फिर आपने स्वतः ही एक ऐसा अंदर भगवान ने कहा भी नहीं आप भी इस कार्य के अंदर आगे बढ़िए और आप बढ़ गए, या किसी को आइडियल समझ के या किसी से प्रेरणा लेके आपने उस लेखन कार्य में रुचि दिखाई? बिल्कुल, देखो, हर किसी का प्रेरणा स्रोत तो होता ही है, और मैंने ये माना कि मेरी कहीं न कहीं है जो कमी पूर्ति मैं कैसे करूं, क्योंकि मैंने डिग्री हासिल नहीं की, उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। मेरे दोस्त कई है जो बड़े अधिकारी भी बन गए थे, ये तो निश्चित रहता था। जब मैं मगर एक्चुअली मैं अखबार और मैगजीन जब पढ़ता था, सुमन सौरभ है, ये सरिता है, मुक्ता है, जिसमें पढ़े लिखे लोगों के बारे में बहुत आता था कि फलां ने PhD की, फलां उस क्षेत्र में पहुँचा। तो मैंने देखा, चलो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, मगर हम अपना अध्ययन तो जारी रख सकते हैं ना। आप मानोगे नहीं, मैं अंग्रेजी का अबस नहीं, ABCD नहीं जानता था, और तमिलनाडु में जब मैं मद्रास जाता तो हिंदू अखबार में लेता था, और हिंदू अखबार जो धीरे धीरे पढ़ता था, उसका अर्थ समझ में आए या नहीं आए, अपने आप में राजी हो जाता था कि यार मैंने पढ़ना शुरू किया। एक दिन ऐसा भी आया, उस खबर का काफ़ी प्रतिशत मुझे समझ में आने लगा। तो करत करत अभ्यास, जड़ मत सुभान वाली जो बात है, तो वो आप करोगे तो थोड़ा आगे बढ़ेगा। प्रेरणा स्रोत तो देखो, मेरी बात सुनो, मैंने जो मैगजीनों में तमाम जो बड़े बड़े लोगों के वक्तव्य पढ़े, और बड़े उद्योगपतियों के, बड़े सफल व्यक्तियों के, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा जगी कि कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए बस। लेकिन जो अगर हम आगे बात करें आपके जीवन के रूप में, तो आप उस इलाके से आते हो जहाँ पानी की कमी है, जो पाकिस्तानी बॉर्डर भी जिस जहाँ पे लगता है, लेकिन कहते हैं वहाँ से जो निकले वो हीरे देश विदेश में छाए हुए हैं। तो ये क्या है, हमारा जो बैड लक कह सकते हैं या गुड लक कह सकते हैं? भी राजस्थानी समाज के चाहे किसी भी कोने से निकला व्यक्ति बिजनेस के अंदर सिर मोड़ बाहर जाता ही हो जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर नहीं हो पाता है। इसके क्या कारण मानते हैं? नहीं, ऐसी तो नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, पानी की कमी जरूर है, मगर पानीदार आदमी बहुत है वहाँ पर।
आप अगर मैं बाड़मेर जिले की बात करूँ, हालांकि आप सीकर जिले के और जयपुर जिले के और अगर आप रहेंगे, मैं बाड़मेर जिले में भूरचंद जैन पत्रकार रहे हैं बहुत अच्छे, मगराज जैन है जो पद्मश्री रहे हैं, और मेरे जसोल गांव में भांवर बंसाली बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं, और जसोल के ये IRS है जो अशोक कोठारी है, जिन्होंने 25 देशों में जाकर प्रशिक्षण दिया है, GST और कमिश्नर है मुंबई में, और WTO में जाके उन्होंने जो अपनी स्पीच दी है। बालोतरा के डॉक्टर महावीर गोलीचा है, मैं आपको बताऊं, बालोतरा में अध्ययन किया, फिर उन्होंने दिल्ली में अध्ययन किया, और फिर लंदन में जो जाके उन्होंने भी अध्ययन किया। मनमोहन सिंह जी के बहुत निकट रहे, अब्दुल कलाम जी के बहुत निकट रहे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से भी बहुत प्रभावित रहे। उन्होंने दुनिया के 25 महान वैज्ञानिकों में उनका नाम शुमार है। तो राजस्थान में रहते हुए बालोतरा में सोहनराज जी साहब कोठारी जो जज साहब रहे हैं, और शंकरलाल जी बाबूजी जो रेलवे में एक अधिकारी रहे हैं और ईमानदार अधिकारी के रूप में, दर्जनों लोग, मेरे गांव में मूलचंद जी साहब है जो स्वर्गीय है, जो इंजीनियर रहे हैं, सोहनराज जी तातेड़ है जिनके नीचे करीबन 25-30 लोगों ने PhD कर दी है, वो खुद इंजीनियर रहे हैं। जसोल के लोग, बालोतरा के लोग, मालानी सिवानसी के लोग, पूरे राजस्थान के लोग वहाँ रहते हुए, कन्हैयालाल सेठिया साहब कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे। कन्हैयालाल सेठिया है जो राजस्थानी भाषा के मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी, और उनकी रचनाएं आज जगह जगह कवि लोग पढ़ते हैं। आपने माधव जी दर्ग का नाम सुना होगा, कुंभलगढ़ में, वो कहीं भी कलकत्ता जाके नहीं बढ़े हैं, या ये मुंबई में जाके नहीं बढ़े। राजस्थान के हीरे तो राजस्थान में भी चमक रहे हैं और बाहर भी चमक रहे हैं। लेकिन हम एक बिजनेस की दृष्टि से आपसे पूछना चाहते हैं, भाई बिजनेस की दृष्टि से भी राजस्थान के काफ़ी लोग जो बाहर जितना सक्सेस हासिल किया उतना राजस्थान के अंदर नहीं कर पाए। नहीं, ये बिल्कुल आप सही है। देखो, मैं एक बात बताऊं, राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति वो अलग ढंग की थी। सादा खाना, सादा पहनना। जब आप सादा खाना और सादा पहनना तो बाजार नहीं पनपता वहाँ पे। जब उन्हें लगा कि विकास के मार्ग दूसरे हैं, ये कैसे शुरुआत हुई? मैंने ऐसा सुना है कि बिड़ला जी के घराने ऊँट लेके गए थे, और ऊँट लेके गए और मार्ग में जहाँ जहाँ जिस एरिया से गुजरे तो उनके महीने 2 महीने का राशन का सामान था। तो बताया जाता है कि बिड़ला जी हो और कोई उद्योगपति हो, तो कई लोगों ने कहा, सर आपके पास में कोई सामान है क्या? गुड़ है, शक्कर है, बेचते हो क्या? तो उनको लगा भाई मैं बाहर जा रहा हूँ व्यापार करने, तो यहीं व्यापार होने लगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने वहीं से व्यापार व्यवसाय शुरू किया। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब तक लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे तब आप समझ लो बाजार की विकसित है। एक ज़माना था, मैं जिस गांव जसोल में मैं रहता था, तो उस समय आवश्यकताओं की बहुत कमी थी। आवश्यकताओं की कमी कैसे? कि ग्राहकी इसलिए नहीं हो पाती थी, जैसे मुझे कपड़े सिलाने हैं तो मेरा टेलर जो जिसको हम दर्जी कहते थे उससे साथ में टाई अप था। टाई अप ये था कि आप मेरे कपड़े सिलो, मैं बदले में आपको अनाज दूंगा। तो ये विनिमय होता था, इस तरह का पैसों का लेन देन नहीं होता था। जब उन्हें ये लगा कि भाई हमारी बहुत सीमित आकांक्षाएं हैं, सीमित आवश्यकताएं हैं, इसमें हम भरण पोषण नहीं कर सकते, कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे, उन्होंने कहा हमें आगे जाना चाहिए। तब उन्हें लगा कि बहुत बड़ा बाजार है जो कर्नाटका है, बहुत बड़ा बाजार है महाराष्ट्र है, बहुत बड़ा बाजार है गुजरात है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जहाँ जहाँ विकास की संभावना नजर आई तहाँ उन्होंने पैर पसार दिए। लेकिन जब आप गुजरात आए, मालेगांव गए, फिर यहाँ से फिर आप पहले राजस्थान में रहे, तो इन सब जगहों पर जब आप घूमते थे, फिरते थे, कहीं आपको ऐसा लगता था नहीं वापस गांव जाएं और वहाँ पे आके सुकून की ज़िंदगी जिए जैसे लोग वहाँ पे जीते हैं? देखिए, ये तलब तो लंदन में हमारे लक्ष्मी मित्तल है ना, उनको भी लगती है। अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपना वतन, वो तो खैर उसकी बात ही अलग है। मगर एक बात है, अब आप बाहर रहकर कर्म भूमि में जो भी कुछ प्रगति करें तो आप कर्म भूमि का भी पोषण करते हैं और जन्मभूमि का। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग दुनिया में कहीं भी गए, वो लंदन गए, अमेरिका गए, हिंदुजा हो या कोई भी हो, लक्ष्मी मित्तल हो, वेदांता वाले अनिल अग्रवाल जी हो, या और है जो बजाज घराने हो, राहुल बजाज जी है, जितने भी लोग गए हैं, जितने लोगों ने भी प्रगति की, मगर राजस्थान के प्रति उन्होंने अपना लगाव नहीं छोड़ा। शादियाँ वहाँ पे होती थी, फंक्शन वहाँ पे होते थे, अपनी मिट्टी की याद तो रहती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाहर रहो मगर दिल में राजस्थान बना रहे। अब राजस्थान से बाहर भले ही रहो मगर राजस्थान आपके अंदर बना रहे, और हमारे अंदर राजस्थान बना है बस। लेकिन एक रिकॉर्ड जिसके बारे में आपने पूरा क्लियर नहीं कहा हमें, कभी जो कवि सम्मेलनों का जो रिकॉर्ड आपके नाम, यह बात कही है। देखो, इस बात पर पीड़ा है, वेदना है, और बड़ा दुख व्यतीत होता है कि जैसे अभी आपका और मेरा संवाद इसलिए हिंदी में हो रहा है कि आप भारत के या दुनिया के सारे लोगों को सुनाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं वो है जो मारवाड़ी भाषा समझे, मगर इससे मारवाड़ी भाषा के प्रति अपनापन कम नहीं होता। मेरा तो वैसा का वैसा है। मैं आपको बता दूं, मेरे घर में मेरी पोती भी जो हिंदी बोलती, मैं कोशिश करता हूँ मेरी पोती से मैं मारवाड़ी में बात करूँ। मेरी बेटी भावना कोठारी जो बेंगलोर में रहती है, वो मोटिवेटेड ट्रेनर है।
बहुत अच्छी हिंदी पे कमान रखती है, अंग्रेजी भी रखती है। जब घर में हम बात करते हैं तो प्योर मारवाड़ी में बात करते हैं। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मारवाड़ी में बात करते हैं। मैं जब दुबई जाता हूँ तो मेरा बच्चा है राज, वो जो जनरली है जो इंग्लिश और हिंदी में उसका काम पड़ता है, मगर वहाँ मैं घर जाके मारवाड़ी में बात करता हूँ। मगर हमारे जो पोते पोती है उनको मारवाड़ी बिल्कुल नहीं आती है। ये हम लोगों के लिए, सबके लिए दर्द की विषय है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि आप कहीं भी रहो, मारवाड़ी को प्राथमिकता दें। आप आपस में, जैसे मैं आपको बताऊं, कल हमारा जसोल जैन विकास मंच का एक आयोजन था। वहाँ पे एक IAS अधिकारी, बड़े लेवल के अधिकारी, जिन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया के 25 देशों में जाके मोटिवेशनल कार्यक्रम दिए हैं, WTO में बुलाए, वो उनसे जब मैं बतिया रहा था तो प्योर मारवाड़ी में बतिया रहा था। और शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मुझे याद नहीं है कि मैंने फ़ोन से जब भी उनसे बात की है मारवाड़ी के सिवाय बात नहीं की, और वो बहुत अच्छी तरह से मारवाड़ी बोलते हैं। तो मारवाड़ी के प्रति, अच्छा अब एक बात मैं आपको बताऊं, कन्हैया लाल सेठिया की पूरी ज़िंदगी, जहाँ तक वो रहे, उनकी ज़िंदगी रही, तब तक उनकी ये पीड़ा रही। मुझे प्रभा ठाकुर की एक पंक्तियाँ हैं, संसद वाड़ा सासी कहवे राजस्थानी भाषा को नहीं, एक्चुअली मान्यता क्यों नहीं मिल रही है? और मुंबई से लगाकर दिल्ली में सारे प्रयास हो रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दो। अड़चन किसमें आ रही है? सारी सरकारें आई, भाजपा की भी रही, कहीं न कहीं तो है। हमारे साहित्यकार जो राजस्थान में है, विजयदान देता से लगा, कल्याण सिंह शेखावत से लगाकर कन्हैया लाल सेठिया की जो मैंने बात की है आपको, और माधवजी दर्क जिन्होंने हल्दी घाटी बहुत है, प्रकाश माली राजस्थानी में गीत गाते हैं। राजस्थान के कई ऐसे लोग हैं, राजस्थान की जो फिल्में हैं, जो 22 साल शास्त्री है वगैरह। आपने एक पीड़ा उठाई, मेरी दूसरी पीड़ा ये भी है कि न बल्कि भाषा की बात है, हमारी फिल्में तक भी है जो राजस्थान में, आपने देखा होगा कि तमिलनाडु की जो तमिल पिक्चरें हैं वो हिंदी में डब हो रही है। मतलब कितनी लोकप्रिय पिक्चरें हैं वहाँ पे। आंध्रा की पिक्चरें तेलुगु में हैं, जो आप समझ लो कि बंगाल की पिक्चरें बंगला में, आसाम में असमिया में हैं, तमाम भाषाओं में। गुजराती की भी अपनी एक बहुत अच्छी है, जो मतलब महाराष्ट्र में मराठी पिक्चरें हैं। हमारे राजस्थान के बालोतरा के गणपत कोठारी है, उन्होंने मराठी में पिक्चर भी बनाई है। मगर राजस्थानी फिल्मों में पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। इसका कारण है दर्शकों की कमी है। दर्शकों की कमी इसलिए है कि उनकी भाषा के प्रति है जो रुझान नहीं है। आप अपने जीवन में आगे भविष्य के लिए या जीवन में क्या ऐसा कार्य करना चाहते हैं, या जो आपको लगता है नहीं ये कार्य और मेरा सिद्ध हो, या ऐसा कुछ करें जिससे लोगों में संस्कार हो, शिक्षा हो, संस्कृति का निर्माण हो, क्या ऐसा कार्य करना चाहते हैं? मैं तो एक बात बताऊं कि परिवारों में सामंजस्य रहे। अभी परिवार सारे टूट रहे हैं, और मैं और मेरा परिवार वाली जो नीति है, चूँकि अब फ्लैटों की ज़िंदगी है, महानगरों में फ्लैट अलग अलग बन गए हैं। भले हम साथ में नहीं रहें, कोई बात नहीं है, मगर जुदा रहते हुए भी साथ में रहें। कोई भी आयोजन हो, हम एक साथ में इकट्ठा हो, भाई भतीज तमाम के तमाम जो हम इकट्ठा हैं। और हमारे गांव वाले, जैसा कि कल जसोल जैन विकास मंच का प्रोग्राम था, मैं ये एक थोड़ी अच्छी बात ये देख रहा हूँ कि जगह जगह जो बालोतरा मित्र मंडल है, शेखावटी मंडल है, ये तमाम मंडल बने हैं, तो एक दूसरे की एकता रहती है। और जहाँ तक बात है, संस्कार तो बने रहेंगे तो ही काम चलेगा। दुनिया में आप कितने भी अरबों कमा दो, करोड़ों कमा दो, खरबों कमा दो, कितने भी कमा दो, संस्कारों के विहीन तो ये समझ लो संपत्ति भी बेकार है। संस्कार बहुत ज़रूरी है। और मैं तो देखो, मेरी बात सुनो, मेरी एज अभी 70 के करीब है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सेहत ज़िंदगी जितने भी दिन रहे, हम लोगों को ये प्रेरणा दें, सात्विक जीवन जिए, और हमारी भाषा के प्रति हमारा लगाव बना रहे, हमारी संस्कृति के प्रति लगाव रहे, हमारा खान पान शुद्ध रहे, और तमाम जो है मर्यादा में रहे, हम धर्म अध्यात्म के निकट रहें। और व्यापार में भी जहाँ तक हो, जहाँ तक नहीं बल्कि जितनी हो तो प्रामाणिकता बनी रहे। और दूसरे है जो दूसरों के दुख हरने की हमें क्षमता दें। मैं आपको बता दूं, मैंने जब कोरोना काल में कुछ आर्टिकल लिखे तो मैं भी उसमें निमित्त बन पाया सेवा में। हालांकि सेवा में वो गैलरी वाला रोल था मेरा, कि गैलरी ने कितना योगदान दिया है। तो उन्होंने कहा कि तेरे से क्या होगा। उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो कहानी लिखी जाएगी आग बुझाने वालों में लिखी जाएगी, आग लगाने वालों में नहीं लिखी जाएगी। तो आप कितना सहयोग करते हैं वो कोई महत्व का नहीं, बल्कि सहयोग करते हैं कि नहीं करते वो महत्व का है। मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसे ऑक्सीजन मशीनें कहते हैं, वो 50-60 हज़ार के करीब आती थी। तो सूरत में वगैरह में ऑक्सीजन की इतनी कमी है, तो फिर हमारी भारतीय जनसंगठन के बैनर तले हम लोगों ने व्हाट्सएप पे वगैरह पे मैसेज किए कि भाई सब ऑक्सीजनों की बहुत कमी है, तो आप जो उदार मना से हमें सहयोग करें। मैं आपको बता दूं, 101 मशीनों की तरफ हम आगे बढ़े, और आज वो 101 मशीन हमने उपलब्ध कराई। हमने कोई जाति धर्म मजहब नहीं देखा, जिसको ज़रूरत है वो मशीन ले जाएँ और अपने पास में रखें।
एक दिन का भी किराया नहीं है, 1 रुपया एडवांस नहीं है। वो मशीनें लोगों के लाभ के लिए बनी। और जहाँ तक भी हो, मतलब राशन हो, भोजन हो, अगर हमने नहीं कराया मान लो, तो हमारे पास में कोई आया कि भाई साहब उनको राशन और भोजन चाहिए, तो हमने ऐसे ठिकाने बताए कि और उन लोगों को भोजन दिलाने की कोशिश की। बस ये बात तो हमने भी सुनी है कुमार विश्वास से कल प्रोग्राम में कि आपने उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ उपलब्ध कराए थे। ये अजीब इत्तेफाक है। और आपने बहुत, मुझे लगता है कि आपकी ग्रहण शक्ति बहुत ज़ोरदार है। आप जयपुर से आए, उसके बावजूद सूरत की बात आपको याद रह गई। तो ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। और 20-21 यानी 2 दिन पहले की बात है। 20 और 21 मई की जो कथा वाचन था, अपने अपने राम। कुमार ऐसे वक्ता है, उद्बोधक है कि जो युवा पीढ़ी को भगवान राम के आदर्शों से परिचित कराते हैं। जो पीढ़ी है जो राम कथा नहीं सुनती थी कथावाचकों के द्वारा, इन्होंने नया मॉड्यूल तैयार किया और बहुत अच्छा मॉड्यूल तैयार किया। राम के तमाम आदर्शों को मोटिवेशनल रूप से वो समझा रहे थे। संजोग ऐसा था, जो आपने बात बताई, 21 तारीख की बात थी, कथा चल रही थी। कुमार ने कोरोना काल की पीड़ा का वर्णन कर दिया। देखिए कि इस धरा पर वैसा ही रह जाएगा, कुछ अच्छा काम करके जाओ। तो उन्होंने कोरोना का कोई एक प्रसंग बताया कि कोरोना काल में लोगों ने कितनी सेवाएं की, कि मेरे दिल्ली में जो आप समझ लो मैं भी सेवा में निमित्त बना, कुमार कह रहे थे ऐसा। तो उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, तो मुझे भाई गणपत बंसाली ने जो 2 ऑक्सीजन भेजी है, जो भारतीय जैन संगठन के द्वारा, तो अब नेकी कर और नदी में डाल, मुझे तो याद नहीं रहा था, मगर कुमार विश्वास जी को ये बात याद रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो सेवा है, जो संस्कार है, जो शिक्षा है, इसके साथ ही जब हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के अंदर उस शक्ति की बात करते हैं, युवाओं के अंदर जो चीज़ें आनी चाहिए वो कैसे आए, तो उसके लिए आप कभी सम्मेलन भी करवाते हैं, काफ़ी लोगों से जुड़ाव भी रखते हैं, आपका नेटवर्क भी इतना बड़ा है कि काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो युवाओं को हमारे क्या मैसेज देंगे, क्योंकि जब संस्कारों की बात हो तो युवाओं को की बात होती है, जब अपनी राजस्थानी भाषा की बात हो तो युवाओं पे बात आती है। कुल संसाधनों पे मैं आपको बताऊं, जालोर में ग्रेनाइट पनपी, तो जालोर प्रकृति की देन से ग्रेनाइट पैदा हुआ। वहाँ सरकार या निजी सहयोग की बातें, वहाँ उद्योगपति क्यों दौड़े दौड़े गए, वहाँ पे क्यों है जो उन्होंने जो माइन लगाई है वहाँ पे, जहाँ पे संसाधन होते हैं पूरे इंडिया में। जहाँ पे एक ज़माना था पचपदरा में जो नमक पैदा होता था, तो नमक की खाने हुई। बालोतरा में जब संभावना हुई, छीपा लोग जब कटार छींटें यानी लहंगे की छींटें बनाते थे, धीरे धीरे उन्होंने कसुम्बल बनाना शुरू किया। फिर उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ पे बहुत अवकाश है, फिर उन्होंने डाइंग सिटी के रूप में आज बालोतरा पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पॉपुलर सिटी। अब आपने जो प्रश्न किया, मैं आपको बता दूँ कि लोग पीछे क्यों हटते हैं। पीछे इसलिए हटते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की 3-4 चीज़ें जरूरत रहती है। मात्र सरकार ने ज़मीन दे दी, वो काफ़ी नहीं है। ज़मीन के साथ में इलेक्ट्रिसिटी होनी जरूरी है, पानी की सप्लाई बहुत होनी जरूरी है, और मजदूरों की उपलब्धता बहुत है। और मजदूर भी कैसे, दक्ष मजदूर। अब आप ये सोचिए कि शिवाकाशी में माचिस की फैक्ट्री है और आप बालोतरा में माचिस की फैक्ट्री लगाओगे, तो निश्चित रूप से आपको दक्ष मजदूरों की कमी महसूस होगी, क्योंकि मजदूर वहीं टिके रहेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब जैसा मैं सूरत में हूँ, सूरत में आपको डाइंग, प्रिंटिंग, इसके अलावा डायमंड, इसके अलावा तमाम आप समझ लो डाइज, केमिकल, प्लास्टिक, फला, तमाम विधा के तमाम सेगमेंट के कर्मचारी मिलेंगे, सुविधाएं मिलेगी। जहाँ सुविधाएं नहीं मिलेगी, मजदूरों का पलायन होगा। आपने एक मैं ताज़ा उदाहरण दूँ कि अभी एक रिफाइनरी है जो पचपदरा के पास में सरकार के प्रयासों से प्रारंभ हुई, 25-30 हज़ार लोग वहाँ पे पहुँच गए। और आपने देखा जसोल से पचपदरा के बीच में ट्विन सिटी बन गई है। आज से 10 साल पहले का नज़ारा ये था कि सुनसान सड़कें पड़ी थी, आज सैकड़ों की तादाद में दुकानें खुल गई है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सीधी सी बात है। सरकार देखो, बामासा जो कलकत्ता में जो मूड करके बैठे हैं, वो वहाँ पे कब आएंगे कि सरकार देखो गारंटी देने से कुछ नहीं होती है। आज जिस सरकार ने योजना बताई, उनके कहने से वो आ गए, कल और कोई सरकार आ गई, फिर उन्होंने उसकी पालना नहीं की, तो क्या करेंगे। आखिर देखो, कोई मुनाफे के लिए आता है, घाटे के लिए कोई नहीं आता है। जब तक सरकार सुविधाओं की गारंटी नहीं लेती, मैं आपको बता दूं, सूरत में पूरा हिंदुस्तान क्यों आया सब। सूरत में बालोतरा वाले आ रहे हैं, पाली वाले आ रहे हैं, जोधपुर वाले आ रहे हैं, इचलगंजी, मालेगांव, तिरुपुर, आसाम से लगाकर, उत्तर प्रदेश से लगाकर, बिहार में। जब आपने देखो बिहार में जो रंगदारी प्रथा चलती थी एक ज़माने में किसी सरकार में, तो सारे व्यापारी इन्होंने प्लान करके यहाँ पे आके दुकान दी। जहाँ संभावना रहेगी वहाँ लोग आएंगे, बस सीधी सी बात है। बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और आती है भाई, चाहे आपके समाज की बात हो या किसी अन्य समाज की, क्या बच्चों को जो फॉरेन पढ़ाते हैं, उच्च लेवल पर जब बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जब सर्विस करते हैं,
तो वो कहीं बाहर चले जाते हैं। जैसे आप सूरत आ गए रहते हो, बच्चे दुबई रहते हैं, तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धीरे धीरे ऐसी एक वो समाज की कल्पना आ जाएगी कि माँ बाप तो आश्रम में रहेंगे या उनके लिए रखने के लिए कोई नौकर रहेगा या वो वहाँ रहेंगे। तो ये क्या लगता है कि एजुकेशन का इतना बोलबाला या जो हमारी जो कहते हैं अपेक्षाएं वो इतनी बढ़ गई है कि हम लोग परिवारों के प्रति अपना भाव है उसको प्रकट करने का भी हम समय नहीं निकाल पाते हैं। देखो, ये एक भ्रांति बनी हुई है कि पढ़े लिखे हैं बाहर रहने से ऐसा होता है। मैं आपको 50वां उदाहरण दूंगा आपको। अमेरिका, दुबई, कनाडा, लंदन रहने वाले अनेक परिवारों में कोविड काल के टाइम जब उनके परिवार वालों की आफत आई, तो आप ये समझ लो वो दौड़े दौड़े आए, सब पत्नीक आए और अपनी ये जो माता की सेवा। देखो, एक व्यवस्था होती है, किसी का जॉब कहीं बाहर लग जाता है, माँ और बाप की दूरी बनी रहती है। कई कई बार है जो मदर फादर है जो बाहर जाना नहीं चाहते, जो परिवेश में है ना, मारवाड़ का वातावरण है, आप 5 दिन भी वो कहीं बाहर रहते हैं ना तो उन्हें अटपटा लगता है, वो संगत नहीं मिलती है जो उन्हें। मगर एक बात है, सारे की सारी पीढ़ी ऐसी नहीं है, इक्का दुक्का उदाहरण ऐसा भी होगा। मैं आपको बता दूं, अभी जालोर ज़िले में मुझे एक वाक़या पढ़ने में मिला। वो पति पत्नी का ही था। पत्नी कोरोना में आप समझ लो सारा कुछ गंवा चुकी थी। उसने अपना बैंक का लोन ले लिया, उसने जो इसे उधारा लेके उस पर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च के अपनी पत्नी के इलाज किया। कई ऐसे ऐसे उदाहरण भी है जो अपने माँ बाप के लिए श्रवण कुमार बन के आए। देखो, हमारी 5 अंगुलियाँ बराबर नहीं होती है। जो उदाहरण विकृति भरे हैं जो ज़्यादा प्रचारित होते हैं। अच्छाइयाँ जो, देखो मैं एक बात बताऊं, लोग कह रहे हैं वृद्धाश्रम है। भाई साहब, ये 65 लाख की आबादी वाला सूरत शहर है। 65 लाख की आबादी वाले में लाखों की तादाद में मकान है, हज़ारों की तादाद मकान है। तो वृद्धाश्रम तो मुझे यहाँ पे एक ही नज़र आ रहा है। और एक वृद्धाश्रम है वो है वहाँ पे अपने एक क्षेत्र में और है, 2 या 3 है। जब 2 या 3 वृद्धाश्रम में 200-250 लोग हैं, 65 लाख की आबादी में कहीं 250 हैं, तो विकृतियाँ तो देखो कहीं ना कहीं तो थोड़ी विकृतियाँ होती है, इतनी बड़े पैमाने पर नहीं होती है, मगर इसका प्रसारण बहुत ज़्यादा होता है। आज भी मक्खन डूबा नहीं है, आज भी अच्छे लोग हैं। संयुक्त परिवार भले ही नहीं हो, भाइयों भाइयों में दूर रहते हुए भी प्यार बना हुआ रहता है। वार्षिक सम्मेलन होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, सुख दुख में भागीदार रहते हैं। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। जी हाँ, शिक्षा के साथ अब अगर आप अपने बच्चों को संस्कारों के प्रति भी अगर उनका रुचि रखोगे या संस्कार दोगे तो निश्चित तौर पर आपको वो बुढ़ापा उतना प्यारा लगेगा कि आपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया है जो आपको पाना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षा बच्चे लेते हैं तो उनके साथ जब हम उनको संस्कार देते हैं, अपने धर्म के प्रति उनकी जो व्यवस्था उसको दिखाते हैं, जो हमारे परिवारों का जो रहन सहन था, गाँव के प्रति जो हमारी आस्था है या गाँव के प्रति जो हमारा लगाव है, मिट्टी की जो खुशबू, उनको जब उसका एहसास दिलाते हैं तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि वो चाहे किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन वो अपने परिवार के प्रति, अपने गाँव के प्रति समर्पित रहेंगे। यही गणपत जी भंसाली का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद गणपत जी भंसाली, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब यानी कृतज्ञ हूँ आपका कि आप यहाँ पे पधारे और मुझे से नाचिज से कुछ 2 बातें खिलाई। मुझे नहीं लगता कि मैं इसी योग्य था कि नहीं था, और आपने समझा, था आपका धन्यवाद।